पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज बागेश्वर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर इस वक्त की है, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। दोपहर 1 बजे डिग्री कॉलेज परिसर में पहुंचेंगे। बीडी पांडे डिग्री कॉलेज परिसर का शुभारंभ करेंगे। जिला अस्पताल में आईसीयू यूनिट का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। जिला अस्पताल में आईसीयू यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। मंगलवार को देहरादून में सीएम धामी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्ताव लाए गए हैं। आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 का वेतन दिया जाएगा और अभी तक 5000 वेतन मिल रहा था। सोमेश्वर अस्पताल को उच्चीकरण करके 100 बेड का अस्पताल बनाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है और अब इस मामले में सीएम फैसला लेंगे। विधायक निधि में प्रशासनिक मद में आकस्मिक फंड के लिए 2% टैक्स का प्रावधान था, उसको घटाकर 1% किया गया है। उपनल कर्मियों के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए 2000 हर महीने बढ़ाया जाएगा और 10 साल से ज्यादा सेवा वाले कर्मचारियों के लिए 3000 महीना बढ़ाने का फैसला लिया गया है। धान की क्रय नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किया गया है। मुख्यतः आशा बहनों का ये इंश्योर किया गया है कि हर महीने उनके खाते में मिनिमम 6500 रुपये चले जाएं। 4.5 के आसपास अभी जाता है, उनका 5 जाता है अभी उनके खातों में। ये इंश्योर किया गया कि 6.5, जिसमें मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि और प्रोत्साहन में 500 रुपये की वृद्धि। विभाग के 2 प्रकरण डिफर कर दिए गए थे, पहला और दूसरे जो संख्या में वही थे, दोनों को डिफर कर दिया गया है। और विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2% कंटिजेंसी चार्जेस लिए जाते थे, जिसको घटा के 1% कर दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो पूर्व में घोषणा भी थी मुख्यमंत्री की, 500 राज्य में 500 पंचायत भवनों के बनाने की, उसमें 20 करोड़ रुपए की धनराशि उन्मुक्त करने का निर्णय माननीय कैबिनेट ने लिया गया, जिसमें उसको 10 लाख रुपया मनरेगा से, 25% धनराशि 5 लाख रुपया संबंधित ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदान से और स्वयं के स्वतंत्रता शेष 25% धनराशि 5 लाख राज्य सेक्टर से वहन किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने के लिए सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ के उद्योग विभाग परिसर में रूरल हाट का उद्घाटन किया है और इस मौके पर उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादकों से जानकारी भी ली है। गणेश जोशी ने बताया कि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मुहैया कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्योग विभाग प्रबंधक को स्थानीय स्तर पर उद्योग चला रहे लोगों की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। आज हमारे इतनी संभावनाएं हैं। मैंने आज रूरल हाट का यहाँ पर लोकार्पण किया है और विभिन्न स्टॉलों पर जाकर कुछ उसका अवलोकन किया। कुछ दिक्कतें लोगों ने बताई। हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं, इनको सही मार्केटिंग मिल जाए, इनको जो दिखते हैं, जो कुछ मशीन्स इनके यहाँ पर अवेलेबल मिल जाए, तो बहुत संभावनाएं हैं। हमारी सरकार दिशा में लगातार काम कर रही है।
जल्द ही हरिद्वार को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये हरिद्वार में 1200 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज की केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हुई है और हरिद्वार में एयरपोर्ट की जमीन के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और जल्द ही औपचारिक अनुमति के बाद हरिद्वार में 1200 करोड़ से अधिक की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होगा। सत्यपाल महाराज का कहना है कि एयरपोर्ट से विंटर गेम, चारधाम और एडवेंचर टूरिज्म के लिए पर्यटकों को यूरोप और अमेरिका से सीधे जोड़ा जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरी मुलाकात हुई और देहरादून भी वो पधारे थे। उनसे हमने आग्रह किया कि हरिद्वार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, चारधाम की फ़्लाइट्स आएँ तो उससे हमारे जो हमारा उत्तराखंड है वो सर्विस प्रोवाइडर बनेगा और सर्विस प्रोवाइडर से हमको लाभ मिलेगा। उनसे पहले जो मंत्री जी थे उन्होंने 1200 करोड़ कमिट कर दिया था और उन्होंने कहा कि आप ज़मीन की तलाश कीजिए और हमारे सिंधिया जी ने भी कहा है कि आप ज़मीन की तलाश कीजिए। उसके लिए हमने कमेटी बना दी है डीएम की अध्यक्षता में और वो ज़मीन को तलाश रहा है। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर देहरादून में आम आदमी पार्टी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। आपका आरोप है कि सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। देवस्थाना बोर्ड के मुद्दे पर आपने तंज कसा है। कहा है कि सरकार देवस्थाना बोर्ड पर अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। चारधाम यात्रा पर भी सरकार अब सीधा हमला किया है। कि आज की जो प्रेस वार्ता का विषय था धामी सरकार 100 दिन बेकार, इस सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही आगे बढ़ते हुए झूठ, फरेब और जुमले के सिवा कुछ नहीं किया। धामी सरकार के 100 दिन पूरी तरह से बेकार रहे। ना तो देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला हो पाया, ना चारधाम यात्रा सही तरीके से चल पाई, न ही कोई भ्रष्टाचार का यहाँ पर जांच हो पाई, ना किसी को रोजगार मिला, ना जो घोषणाएं हुई धरातल पर उतर पाई। उत्तराखंड के दो दल के नेता आमने सामने आ गए हैं। दल बदल को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आपस में उलझते दिखे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस का बड़ा चेहरा हरीश रावत दल बदल पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि पुराने कांग्रेसियों के वापस कांग्रेस में जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के जो कोर सेक्टर के विधायक हैं वो भी आना चाहते हैं। हरीश रावत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पहाड़ पर 70 सीटों पर रस्साकशी के लिए दल बदल का दौर तेज हो गया है। भाजपा के जो कोर सेक्टर के विधायक हैं वो भी आना चाहते हैं। वो तो मैं दल बदल के पक्ष में नहीं हूँ। इन्होंने 5 साल में उत्तराखंड की दशा खराब कर दी। भाजपा के विधायक भाजपा के नाम पर खड़े नहीं हो पाएंगे। जाहिर है कि हरीश रावत के इस बयान से बीजेपी आला कमान में खलबली तेज हो गई होगी, लेकिन क्या वाकई उत्तराखंड बीजेपी हरीश रावत के इस बयान को हल्के में ले सकती है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, विचारधारा से इतर हो सकते हैं। नहीं, देखो हमने पहले भी बताया है कि हमारी लड़ाई अब निर्णायक भूमिका में है। हमें राष्ट्र चाहिए या परिवार चाहिए। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, कुछ लोग परिवारवाद के साथ समर्पित हैं, अपने सेल्फ के लिए समर्पित हैं। हम आने वाले समय के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं कि देश में एक अच्छा वातावरण हो। कुछ लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि मेरा वर्तमान अच्छा होना चाहिए, मैं कोठी, बिल्डिंग, मकान, दुकान तो बना लूँ, लेकिन उसकी देखभाल होगी नहीं, गई मैं रह पाऊँगा नहीं, उसके लिए उनका चिंतन है ही नहीं। इसलिए निर्णायक लड़ाई है। आदमी स्वार्थी भी होता है, हर तरह का होता है। वो इस समय चुनाव के दौरान में ये घटनाएं दिखाई देती हैं। क्या सिर्फ यह कहकर बचा जा सकता है कि यशपाल आर्या पूर्व में कांग्रेसी थे और वापस कांग्रेस में ही चले गए, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना उत्तराखंड बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर तब जब अगले साल विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी सरकार को लिटमस टेस्ट से गुजरना है। टीम न्यूज स्टेट। पौड़ी में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आर्य की घर वापसी से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस में उनका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष ने पौड़ी के विकास पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब बस अड्डे का 3 बार शिलान्यास हो चुका है, उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ पर बॉलीवुड में एक फिल्म बन जानी चाहिए। पौड़ी की अगर मैं बात करूं, पौड़ी में बहुत सारे मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, झील के मुद्दे हैं,
जो आप बाहर सड़क पर कचरा रहता है उसके मुद्दे हैं। ये पौड़ी में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र भी है, राज्य भी, नगर पालिका भी। पौड़ी में सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, बस अड्डा। तीसरी बार शिलान्यास हुआ है बस अड्डे का। ये तो मुझे लगता है कि बम्बई में बॉलीवुड की कोई कॉमेडी फिल्म बन जानी चाहिए। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैं कांग्रेस का, बट मैं उनका स्वागत करता हूँ। अपना बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, और खुश लगता है कि वो वापस आए, कांग्रेस में आए। और मुझे तो लगता है कि इससे कांग्रेस बहुत सशक्त होगी और भी मजबूत होगी। उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष ने देहरादून पहुंचकर एक बार फिर से राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रीतम सिंह ने सीएम धामी पर सीधा निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की घोषणाओं पर तंज भी कसा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बिना बजट की सारी घोषणाएं हो रही हैं। लोकायुक्त के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा सियासी हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि 2022 में जनता कांग्रेस का आशीर्वाद देगी। लोकायुक्त का जो हश्र इस प्रदेश के अंदर हुआ, उसको आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। अब सरकार के पास समय नहीं है कि वो लोकायुक्त को जो है लागू कर सके, लेकिन इतने लंबे समय से लोकायुक्त ना होने की वजह से प्रदेश के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर लोग जो है संशय की दृष्टि से देखने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर बड़ा हमला किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री खनन प्रेमी हैं। उनकी सरकार खनन कारोबारियों और शराब कारोबारियों के हितों को देखती है। गणेश गोदियाल का आरोप है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे सीएम और उनकी सरकार के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनके आर्थिक हितों को, अपने आर्थिक हितों को मजबूत करने की नीयत से बड़े लोगों का पैसा माफ किया, बड़े लोगों को सहूलियतें दी। और इसीलिए कहा हमने, पहले जिन्होंने किया उनको शराब प्रेमी कहा, और अब जो खनन के कारोबारियों को इस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं उनको हम कहते हैं कि खनन प्रेमी मुख्यमंत्री। निश्चित रूप में उन्हें प्रदेश की गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती, उन्हें बड़े लोगों की, ऐसे लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, तो उनके साथ उनका प्रेम ही तो है। नैनीताल के स्थानीय विधायक संजीव आर्य और उनके पिता यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मल्लीताल के पंत पार्क पर जमकर जश्न मनाया गया। आपको बता दें, सोमवार को यशपाल आर्य और संजीव आर्य ने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की। रुद्रपुर में सैनिक स्कूल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का मन बना लिया है। मामले पर यूकेडी नेता भी समर्थन देने को तैयार है। यूकेडी नेता मोहित डीमरी ने सैनिक स्कूल निर्माण कार्य को शुरू करने की मांग की है। साथ ही 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल धाती दिगधार में उपवास पर बैठने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि साल 2012-13 में दिगधार बड़मा में सैनिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। 2014 में उसके प्रारंभिक व्यय के लिए 10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया था, जो 2016 में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद से ही ठप पड़ गया है। क्षेत्र की जनता आक्रोशित है, और जब राज्य सरकार को ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा सैनिक स्कूल का बजट रोक दिया गया है, तो आखिर ये जनता को किस प्रकार का विश्वास दिलाया जा रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल लंबे समय से सैनिक स्कूल निर्माण की मांग करता आ रहा है। इसको लेकर हमने यह निर्णय लिया है कि हम 17 अक्टूबर को निर्माण स्थल थाती दिगधार में 1 दिवसीय उपवास करेंगे। अगर जल्द सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन इस पूरे क्षेत्र में किया जाएगा। बड़ी खबर मिल रही है चमोली से। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की घोषणा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की है, 15 अक्टूबर को कपाट बंद होंगे, इसकी घोषणा होगी। 15 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तो अपडेट दे दें आपको, 15 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि कपाट बंद होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसकी घोषणा की जाएगी। ई पास की बाध्यता को खत्म होने के बाद एक बार फिर से 4 धाम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने लगे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे व्यापारी बेहद खुश हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। चार धाम यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म होने और कोर्ट के आदेश के बाद केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है।
अंतिम चरण की यात्रा में बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरा केदारनाथ परिसर बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। महज 6 दिन में 20,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। 18 मई से 11 अक्टूबर तक 36,823 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। एक दिन में कम से कम 7 या 8 हज़ार यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी, और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में है इससे पहले लगे हुए थे, वो आज केदारनाथ में हैं और कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी भी है। बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद 24 दिन में रिकॉर्ड 29,000 श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में करीब 1,550 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक लगभग 29,000 तीर्थयात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक 4 धाम यात्रा को भगवान की शीतकालीन आवास मंदिरों के जरिए चलाने पर बल दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि शीतकालीन पर्यटन को थोड़ा हम बढ़ाएं। उसमें जो हमारे यमुना माई हैं वो खरसाली आ जाती हैं।